चलिए इस सेशन में हम लोग लेके आए हैं कि आपके पास बोर्ड में आपके टॉपिक से, आपके चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कौन सा नहीं, किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे आते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके कंपटीशन में। तो बारी बारी से जो है ना हम लोग यही करेंगे कि थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आपके कंपटीशन में आया है, नीट में कहें या फिर मेंस में कहें या फिर जो आपके बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट सॉल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो धीरे धीरे हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को एग्जाम में बैठना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, आपको अगर डेफिनेशन आएगा इससे, तो डेफिनेशन अगर आएगा तो ये आएगा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल मास परसेंटेज और पार्ट पर मिलियन पीपीएम से। ठीक है, तो बारी बारी से इसको हम लोग है ना क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मोल फ्रैक्शन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट इन द मिक्सचर। ऑलमोस्ट सबसे पहला जानकारी ये मिला कि ये क्या है, आपका एक रेशियो है। क्या है आपका, एक रेशियो है। अब जब रेशियो है तो इसका कोई यूनिट होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा, यूनिटलेस, मतलब डायमेंशन लेस। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। आप लोग बचपन से पढ़े हैं रेशियो का। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। किससे करते हैं, कैपिटल एक्स से। तो एज अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन को समझने के लिए मान के चलिए कि हमारे पास दो सब्सटेंस हैं। ठीक है, ए और बी। ए का क्या है, Na मोल, और बी का क्या है, Nb मोल। समझ में आ रहा है। तब देखिए, तब क्या है कि अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या है, अगर डेफिनेशन को देखें तो क्या लिखा हुआ है, रेशियो है किसके, जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं। तो किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। तो ए का मोल फ्रैक्शन मोल अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, तो Na और Nb। ये Na Nb कैसे आया, तो जब हम इस सॉल्यूशन को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या है ना, आपको ये दिखेगा A प्लस बी, और यहाँ पे जो मोल हो जाएगा टोटल, तो वो Na प्लस Nb, और यही कहलाता है एन टोटल ऑफ मिक्सचर, एन टोटल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तब यहाँ पे आप अगर सिमिलरली हम लोग बात करें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na अपॉन एन टोटल, और सिमिलरली बात करें XB। तो XB का अब निकालने का दो तरीका है। तो पहला तरीका तो यही है कि NB अपॉन Na प्लस Nb लिखेंगे, या NB बाई क्या लिखेंगे, NT लिखेंगे। या आप कह सकते हैं कि अगर Na निकल गया, मतलब एक कंपोनेंट का निकल गया, तो दूसरे कंपोनेंट का निकालना हो तो 1 माइनस आप XA कह सकते हैं। ये कैसे आया, तो इसको समझिए कि ये कैसे आया। तो ये जो रूल्स है वो कहता है, जो लॉ है ना वो कह रहा है, डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन, कि किसी भी कंपोनेंट के, किसी भी कंपोनेंट, कोई भी मिक्सचर है उसमें मान लेते हैं चाहे जितने कंपोनेंट्स हैं, हमने दो कंपोनेंट लिया है तो दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हों उन सबों के मोल फ्रैक्शन का जो सम है ना वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। कितना होगा, 1 के बराबर होगा। मतलब अगर मिक्सचर में अगर 3 कंपोनेंट मान लें, A प्लस बी प्लस सी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल टू, ये भी क्या होगा, 1 होगा। अगर हम लोग कंपोनेंट्स 4 मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए, 4 A B C और D मान लीजिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ D इक्वल टू 1। अरे परसेंटेज जो जानते हैं ना, परसेंटेज सीखे होंगे, तो वहाँ 100 में लेते हैं, यहाँ 1 में लेते हैं। अगर एक जार है, मान के चलिए कि एक जार है, क्या है, एक जार है आपका। अब इसमें जो है ना एक कंपोनेंट है, तो मतलब 100% है। लेकिन अगर कोई दो कंपोनेंट आ जाए, आधा आधा आ जाए, तो अब ये 50% ये रहेगा और 50% ये रहेगा। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे, तो इन दोनों को 50-50 मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, 100 ही आएगा ना। वही चीज़ है। इस पुराने वीडियो भी हमारे पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, डिटेल में डेफिनेशन के साथ सब कुछ बताया गया है। यहाँ चूँकि हम लोग एग्जाम पॉइंट के व्यू किस चल रहे हैं, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। वहाँ प्रूफ भी किए हैं, यहाँ भी प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कि ये कैसे होगा। तो मान के चलिए कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए आपका लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो 2 दिया हुआ है, मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो मिक्सचर है उसमें कितने कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स हैं।
आपको उनके मोल के बारे में आइडिया नहीं है तो एक का Na ले लीजिए और एक का Nb ले लिए। अगर यहाँ से एक का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Na अपॉन N टोटल। आप कह सकते हैं N टोटल इक्वल टू Na प्लस Nb। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, N टोटल। सिमिलरली अगर Nx मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करें तो Nb बटा N टोटल। अब LHS लेके चलते हैं हम लोग, तो XA प्लस XB लेके चले तो ये क्या आएगा आपका, Na अपॉन N टोटल प्लस Nb अपॉन N टोटल, और ये आएगा N टोटल और Na प्लस Nb, जो कि आपको दिख रहा हो कि Na प्लस Nb क्या कहलाता है, N टोटल ही कहलाता है। तो ये N टोटल ये कट के कितना है, 1 आया। मतलब ये अब चाहे जितना भी कंपोनेंट्स हो, तो अगर किसी मिक्सचर में अगर एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो दूसरे का निकालने का जरूरत नहीं, उसको सीधा 1 में से माइनस कर दीजिए। वही हम वहाँ पर लिखे थे। मतलब अब देखिए, अब क्या है ना कि यहाँ पे आपको x का पता चल गया, तो आपको XB जो है हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या 1 माइनस XA भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये रहा मोल फ्रैक्शन होगा। वही यहाँ पे दिखा हुआ था बताने के लिए कि बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। अब चूंकि बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो ही रहेगा, तो एक को सॉल्यूट बोलेंगे, एक को सॉल्वेंट बोलेंगे, तो कुछ नया चीज़ नहीं है, ये ऑलमोस्ट आप लोग सब कुछ पढ़े हुए हैं। यहाँ पे लिखाना था, यही बताना था, हम पहले ही बता दिए। ठीक है, तब आ जाइए आप मोलैलिटी पे। क्या है मोलैलिटी? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, ये ध्यान रखिएगा। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखिएगा, जो ध्यान रखने का चीज़ है वो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है आपका, पर केजी है, और क्या है आपका, सॉल्वेंट है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको जो है ना हम लोग m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, आप भी जानते हैं। तो इसके अगर डेफिनेशन से अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपका क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में, केजी में कर सकते हैं। इसी को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, तो क्या लिखेंगे, NS सॉल्यूट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कैपिटल W किसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसका SI यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मोल पर केजी, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। अब आ जाइए मुद्दे की बात, ये तो हो गया आपके SI यूनिट तक। अब यहाँ से हमें पता है कि हमें एक मिल गया मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोल को हम लोग पता है कि जो मोल है वो क्या होता है, वेट, गिवन वेट या वेट कहिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सब्सटेंस का, जो भी सॉल्यूट है। तो यहाँ कह सकते हैं अगर मोल के बदले हम लोग ये लिख दें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे कह सकते हैं वेट के लिए आप स्मॉल w यूज कर लीजिए, अगर सॉल्यूट का यूज करना है तो स्मॉल w यूज कर लीजिए, और मॉलिक्यूलर मास के लिए ms यूज कर लीजिए, इनटू ये कैपिटल W आप यूज कर लीजिए केजी। अब केजी में है तो ये यहाँ पे फिलहाल तो आप केजी लिखिए। तो ये हो गया आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला, और इसी फार्मूले पे इस साल भी और पिछले साल भी नीट में भी क्वेश्चन आया था और मेंस में भी क्वेश्चन आया था, सीधा बेसिक इस फार्मूले पे। ठीक है, थोड़ा सा और क्या करें कि अगर आपका जो है ना, अगर आपका ये जो वेट है सॉल्वेंट का वो ग्राम में दिया रहता है, इन जनरल आपको क्या है क्वेश्चन में ग्राम में दिए रहेंगे, तो उसको जो है ना हम लोग केजी में चेंज करना होगा। तो अगर ये ग्राम में है तो इसको क्या करेंगे, केजी से डिवाइड करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जो एक्चुअल जो फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट कह सकते हैं फार्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्म, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, कैपिटल W इंटू 1000। तो ये रहा आपके
मोलालिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इस सेशन में हम पहले बताए हैं कि थ्योरी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट सेशन जब आएगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, तो जितने भी हम लोग थ्योरी किए हैं इससे रिलेटेड, चाहे आपका मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे आपके बोर्ड हो, उसमें से क्या क्वेश्चन आएगा वो हम करेंगे। तो आपको आसान हो जाएगा, एक ही जगह पर जो है ना आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे क्या आपको आ रहा है। क्योंकि लास्ट में तो यही है ना, लास्ट में तो यही है बच्चे का एक, जैसे ही दिसंबर आएगा एक हो जाएगा कि भाई ना इधर के रहे ना उधर के, अब तो बोर्ड में किसी तरह पास करना है। ठीक है, तो मोलारिटी क्या है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखे भी हैं, डेफिनेशन समझिएगा। लिखा है मोलारिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ जो लिखे थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, तब क्या है, डिफरेंट क्या है, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था आपका क्या, सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट, और क्या था, ग्राम। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ जो है, यहाँ आपका है लीटर, और क्या है आपका, सॉल्यूशन। क्या है आपका, सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अंतर होता है। तो अगर इस फॉर्मूले से हम लोग बात करें तो कैपिटल एम इज इक्वल टू आप कह सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ से अगर ऐसा यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर, और इसी को आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी कर सकते हैं मोल केजी इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज़ ही है। ठीक है, हाँ चलिए, अब है कि सेम उसी की तरह से थोड़ा सा इसको भी हम लोग अगर करें तो अब ये चूँकि समझ गए हैं, तो मोल की जगह पे हम लोग क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट के लिए W यूज़ कर लीजिए, स्मॉल w, और ये ms इनटू आप क्या यूज़ करते हैं, वॉल्यूम। अगर ये ml में रहा, क्या रहा, ml में रहा, 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम आपका ये है, बस डिफरेंस कहाँ है, तो उसको हम लोग है ना, यहाँ हरा, यहाँ सॉरी, यहाँ जो है वॉल्यूम है, और इसमें जो है वो क्या है आपका, वेट है। इसमें जो है वो क्या है आपका, वेट है, सॉल्वेंट का वेट है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, तब आ जाइए आपका मास परसेंटेज, और ये क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा कुछ आपको बताने का, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी पढ़े हैं। इज डिफाइंड एज, क्वेश्चन नहीं आता है आपके बोर्ड में भी नहीं आता है, बस यहाँ पे बस देख लेना है। डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्वेश्चन में ये आएगा, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे मास परसेंटेज तो हम कह सकते हैं, सॉरी, पहला जो है आपका वो वेट बाई वेट परसेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा आपका 100% है ना। तो ये वेट हो गया, यहीं पे आपका लिखा रहेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डेफिनेशन सेम है, इसका डेफिनेशन क्या देंगे कि डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका वेट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। जब मास वाले में है तो ग्राम है, वॉल्यूम वाले में जब नीचे वॉल्यूम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। बाकी सब सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर सकते हैं आप, 100 कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का ही वॉल्यूम, मतलब सॉलिड भी क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है, और क्या है आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, तीनों का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आपके डेली लाइफ में अगर कोई आप मिक्सचर लेके आए हैं, कुछ चूरन वगैरह या बाहर से कुछ पाउडर मंगाए हैं, या फिर आप ग्लूकोज वगैरह लेके आए हैं, तो वहाँ पे आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म में कंसंट्रेशन लिखा रहेगा। ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको ये देता है कि उसमें क्या मिला हुआ है।
वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका एग्जांपल ऑलमोस्ट जितना भी आप कफ सिरप वगैरह लेते हैं या फिर कोई भी दवा लेते हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसमें आपको वेट बाई वॉल्यूम का यूज करते हुए आपको मिलेगा। और ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, भाई इसके पीछे तो पूरा दुनिया पागल है, मतलब इसी के पीछे नहीं, ये जिस बोतल पे लिखा रहता है उस बोतल पे दुनिया पागल है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो परसेंटेज है ये बतलाता है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्यूशन हमारा सॉल्वेंट कितना है, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का तो आपको दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाते हैं, ऑलमोस्ट आप 11th वाले, अगर ज़्यादा डिटेल में, डिटेल क्या डिटेल तो ऑलमोस्ट यही है, 11th वाला वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं जो ओल्ड प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा होगा, ठीक है। तब आ जाइए पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन क्या है, किसी भी छोटे अमाउंट को, ट्रेस अमाउंट, बहुत कम लेकिन इफेक्टिव, बहुत कम लेकिन इफेक्टिव है। अब उस वैल्यू को अगर हमको दिखलाना हो तो बहुत छोटा हम लोग नहीं दिखला पाते हैं, या कह सकते हैं उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे अमाउंट, जैसे अगर आप कंसंट्रेशन देखें तो वहाँ पे देखते होंगे 300 ppm कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में, ऐसे करके 300 ppm मतलब 300 वो ग्राम नहीं हो गया, ml नहीं होगा, ये भी नहीं हो गया। तो ये 300 है क्या, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि छोटे छोटे चीज़ को बड़े चीज़ में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, कंसंट्रेशन को छोटे से कंसंट्रेशन, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन। तो क्या है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ या 1 मिलियन कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं आप, और 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको है ना, यहाँ पे अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसका फार्मूला जब लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फार्मूला क्या है, ppm इज इक्वल टू वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, ये अगर ग्राम में है, हाँ ये ध्यान रखना है कि ये ग्राम में है तो ग्राम में रखेंगे, ऊपर नीचे दोनों, मास नहीं, ऊपर में अगर वेट किए हैं तो नीचे में भी वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्या रहेगा, ग्राम इंटू 10⁻, क्या रहेगा, 6। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं ये ml में लिखा हुआ है तो ml में कर दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इन mg, मिलीग्राम, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन ये भी क्या हो जाएगा, मिलीग्राम, अब तब 10⁻6, ठीक है। तो आप ppm, ठीक है, ppm। अब एक छोटा सा एग्जांपल से आपको इसको समझाते हैं। एक क्वेश्चन है, मान के चलिए लिखा हुआ है, वाटर सैंपल कंटेन 40 mg ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन पर 1000 ग्राम ऑफ सैंपल, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट पर मिलियन। अब देखिए 1000 जो है, 1000 के तुलना में, इस कंसंट्रेशन के तुलना में ये तो बहुत कम है, लेकिन इसको हमको दिखाना है तो हमें क्या है, ppm क्या लिखना है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सैंपल, या कह सकते हैं सॉल्यूशन, इंटू 10⁻6 तो लिखा ही है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, तो 40 लेंगे, और ये क्या है, मिलीग्राम। अब नीचे में क्या है, 1000 क्या है, ये ग्राम है, और इंटू 10⁻6। तो हमने क्या बताया, अभी बताया कि अगर ऊपर जिस यूनिट में है नीचे भी उसी यूनिट में कर दीजिए, या जो नीचे यूनिट में है उसको ऊपर में उसी यूनिट में कर दीजिए। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, तो इसी को चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दीजिए, बात बराबर है। तो 40 अपॉन यहाँ पे 1000 और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिलीग्राम में हो जाएगा, इंटू 10⁻6। तो यहाँ से अगर ये कट गया, यहाँ से आपका 6 कट गया, तो ये क्या हो गया, 40 ppm। ये क्या हो गया, 40 ppm। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सर आपका तो जो है ना वही आ गया 40 का 40, मतलब जो 40 दिया रहेगा वही आ जाएगा क्या, नहीं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 दिया रहता, क्या दिया रहता, 4 दिया रहता सपोज, तो अगर यहाँ पे 4 दिया रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग, 4 अपॉन, यहाँ पे ये kg लिखा रहता, और ये क्या लिखा रहता, ये kg लिखा रहता, तो क्या हो जाता, तो यहाँ पे ऐसे करते, समझ में आ रहा है। अब तब 10⁻6। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आप कर सकते हैं। बनाने का तरीका यही है कि आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया।
तो ये रहा पार्ट पर मिलियन का। यूज कहाँ करेंगे, तो जहाँ ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट है, बहुत कम, नेग्लेजिबल मान के चलिए, फिजिकल लाइफ में उसको आप कंटेन नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 ग्राम से भी कम, तो उसको उठा भी नहीं पाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये कहाँ दिखेगा, आपके पेस्ट में दिखेगा। आप टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसमें देखिए लिखा हुआ है ppm, फ्लोरीन का मात्रा जो है ना वो लिखा रहता है वहाँ पे, काउंट लिखा रहता है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार कैलकुलेट करके देखिए, अगर कन्फ्यूजन होता है हमसे आप फिर से हम लोग बात करेंगे। इतने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के बाद आपका एक यहाँ पे है क्वेश्चन बनता है, और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। पहले आपको मेंस वगैरह में पूछा जाता था, आज भी पूछा जाता है, और आपके बोर्ड में भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन मोड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वाई। कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। तो देखिए हम सबसे पहले आंसर बताते हैं आपको। आंसर क्या है आपका कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी ये डिपेंड नहीं कर रहा है। अब है कि बच क्या गया भाई, तो बच गया हमारा ये बच गया, मतलब ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, और आपका ये डिपेंड कर रहा है। तो क्यों डिपेंड कर रहा है, अब ध्यान दीजिए, जहाँ वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन का, अगर जो सॉल्यूशन है वो उस, अगर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड के रूप में है, लिक्विड के रूप में है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब आप जितने भी डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं आप देख लीजिए, इसमें भी मास ऊपर नीचे कट गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन भी आपका मोल, वहाँ भी वेट आ रहा है, वहाँ वॉल्यूम नहीं आ रहा है। यहाँ भी मोलालिटी में आपका मास आ रहा था सॉल्वेंट का, या सॉल्वेंट का जो है ना मास आ रहा था। तो नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर में सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, अगर उसका मास है तो वो डिपेंड नहीं करता। जैसे सपोज समझने के लिए कि अगर हम थोड़ी देर के लिए हम 1 लीटर पानी लीजिए और 1 केजी आटा ले लीजिए, 1 केजी आटा ले लीजिए। आप 2 महीने के बाद आइए, ढक्कन खुला हुआ है, ऐसे करके पॉट में रख दिए हैं, पॉट में ऐसे करके रख दिए हैं, ठीक है। अब ढक्कन खुला हुआ है, आप 1 महीने के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें वाटर रखे थे वाटर इवोपरेट हो गया, लेकिन क्या वो आटा जो आप रखे थे, फ्लोर जिसको कहते हैं ना, रोटी नहीं खाते हैं, क्या वो इवोपरेट हो गया, क्या नहीं। तो जब भी लैब में जो हम लोग करते हैं, लैब में जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो वैसे टर्म से होता है जो वॉल्यूम से डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे तो फिर वो किस पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। तो टेम्परेचर के साथ उनका रिलेशन निकालना पड़ेगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट में लैब में हम लोग मोलालिटी पढ़ते हैं, ये निकालते हैं आपका मास और आपका ये ppm, ये सब पे वर्क करते हैं, ये सब पे वर्क से बचते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक ड्यूरेशन में अगर नहीं है एक्सपेरिमेंट तब तो करते हैं, अगर ड्यूरेशन में है कोई एक्सपेरिमेंट 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अगर आ रहा है तो हम लोग ये सब टर्म को यूज नहीं करते हैं लैब में। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा एक टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो थ्योरी है वहाँ से यही पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, और जो आपके बोर्ड में आता है। तो अगला जो वीडियो आएगा वो इन जितने भी डेफिनेशन पढ़े इसमें क्या क्वेश्चन अभी तक आया है उस पर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।